management, and this is the part 4 of this chapter. And if you guys haven't seen the part 1, part 2 and part 3 yet, तो उसका link नीचे description box में दिया गया है. So let's get started with the part 4. तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. इस ऑब्जेक्टिव में हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, हम सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है एम्प्लॉय के, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या ध्यान रखने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी. राइट. फिर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स. अब ऑब्जेक्टिव जो है मैंने आपको बताया कि वो तीन में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल, देन पर्सनल एंड देन सोशल ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है. मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है, एक एंड गोल बेसिकली सेट करता है, जिसके इंटरेस्ट के हिसाब से सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट काम करते हैं. राइट. सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? दैट इज मैनेजमेंट. राइट. इट हैज टू अचीव वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरियाज. जो मैनेजमेंट है उसको बेसिकली क्या करना है, सारे एरियाज में ऑब्जेक्टिव को कवर करना है. स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव कवर करना है. स्टेक होल्डर में कौन कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट सब आते हैं. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो ये है कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को यूज करें और उनको यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट का फायदा उठाए. राइट. एंड बेसिकली तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का वो फुलफिल करें. ओके मैम, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट अर्न करना. राइट. so these are survival, profit and growth. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है? सर्वाइवल, कि पहले बिजनेस सर्वाइव कर सके. प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न कर सके कि कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो उसको रिकवर कर सके. एंड ग्रोथ, बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. तो सर्वाइवल में क्या है, जो कोई भी बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का ये है कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके. राइट. ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्वाइव करवा सके. अगर ऑर्गेनाइजेशन इतना इनफ रेवेन्यू जो है वो अर्न कर रही होगी, इनफ रेवेन्यू की वो सबकी सैलरी, सारा सैलरी कवर कर रही होगी, रिटेन अर्निंग कवर कर रही होगी, प्रॉफिट भी आ रहा होगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल. Management must try to ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenue to cover the cost. अगर costing ही cover नहीं होगी तो आप survive नहीं कर पाओगे. Next आता है profit. Management has to ensure कि जो organization है वो profit earn कर पाए. Profit basically बहुत important incentive है. अगर profit होगा तो ही आपका जो enterprise है, organization है वो success होगा, successful होगा. Right. Profit is the essential for covering cost and risk of the business. Profit बहुत important है cost और risk को cover करने के लिए. Right. So management has to ensure that the organization make a profit. Profit provide a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. Profit is essential for covering cost and risk of the business. All right. So moving towards the next slide, इसमें हम पढ़ेंगे growth. Growth important क्यों है? तो बिजनेस लॉन्ग रन में चलना चाहिए, ऑब्वियसली शॉर्ट रन में नहीं चलना चाहिए. तो अगर लॉन्ग रन में बिजनेस चलाना है तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो. अगर आपने इंडस्ट्री को रहना है, अपनी तो अगर इंडस्ट्री में रहना है, कॉम्पिटिटर को फेस करना है, तो आपको फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो करना पड़ेगा. किस सेंस में ग्रो करोगे कि अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ाओगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाओगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाओगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे. दिस इज हाउ द ग्रोथ कैन अचीव. राइट. नेक्स्ट आता है, ये बेसिकली ये सारे आपके जो थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थे. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं. राइट. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू ऑल नो दैट, एंड वन ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू survive, to grow and to earn profit. Right.
फिर नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सोसाइटी के बेनिफिट की बात हो रही है। सो इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। एंड अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग जो है वी आर द पार्ट ऑफ आर और सोसाइटी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, तो हमें सोसाइटी की तरफ कुछ अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर कंसिस्टेंटली हम इकोनॉमिक वैल्यू पे ही फोकस करेंगे, सोसाइटी के बेनिफिट को नहीं ध्यान में रखेंगे, तो ऑब्वियसली हमें ही लॉस होगा और हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन whether it's business or non-business has an social obligation to fulfill. This refers to consistently creating economic values for the various constituent of the society. राइट अब इसमें बेसिकली क्या आता है कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म ना हो। राइट हम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से, राइट बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज को, जैसे स्कूलिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, क्रचेस, सो दैट फीमेल भी आराम से अपने बच्चों को छोड़ के काम पे आ सके। राइट अब इसके बाद आता है, ये हो गया फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप करने की, लोगों की पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। राइट सो ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल, यू नो, विदाउट पीपल ऑर्गेनाइजेशन इज इनकम्प्लीट। और हर एक पर्सन, जितने भी लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। सब जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। एंड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इसलिए बने हैं बिकॉज दे वांटेड टू नीड फुलफिल देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। राइट अब फाइनेंशियल नीड्स आ गई है इसमें, हमें लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, उनको बोनस देने चाहिए, उनको पर्क्स देने चाहिए, उनके सोशल नीड्स को देना फुलफिल करना चाहिए, लाइक अ प्योर रिकॉग्निशन, हायर लेवल नीड्स को फुलफिल करना चाहिए फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली मैनेजमेंट को क्या करना है, उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिकंसाइल करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज की पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सके। राइट सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका पहला है मैनेजमेंट जो है हमें हेल्प करता है अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली मैनेजर का टास्क है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन के एफर्ट्स को कंबाइन करके ग्रुप गोल को अचीव कर सके। राइट सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो मैनेजर का जो मेन एम है वो मेन एम होना चाहिए कि कॉस्ट को रिड्यूस करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। और कॉस्ट रिडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, थ्रू बेटर प्लानिंग, better organizing, directing, staffing and controlling. Right? So the aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. Right? अब management है, it creates a dynamic organization. Management में जो organization है वो बहुत ज़्यादा dynamic है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंक्शन करना पड़ेगा इन एन एनवायरनमेंट जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता चाहिए। तो बेसिकली जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है हमें उसको इजीली अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम उसको इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज जनरली सीन दैट कि जो इंडिविजुअल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको चेंजिंग एनवायरनमेंट को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि वो न्यूअर और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को, आगे आने वाले न्यूअर एनवायरनमेंट और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके। Right? So management basically helps people to adopt these changes so that organization is able to maintain its competitive edge. All right. फिर आता है next, management helps in achieving personal objective. तो जैसे जैसे हम organization के objective को fulfill करते हैं, वैसे वैसे organization के objective के साथ साथ हमें employees की personal objective को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उनके ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना बहुत जरूरी है। सो मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ manner that individual members are able to achieve their personal goals while contributing to the overall organizational objective.
right? And the last importance of management is management helps in the development of society, right? Management of development, society के development में कैसे help करता है? Because we are the one, managers are the one who are providing good quality products and services. Managers are the one who are creating employment opportunities for the disadvantaged section of the society as well. They are the one who are adopting new technology for the greater good of the people, and they're leading the path towards the growth and the development of their organization, to their development as well as for the development and the growth of the country. All right. उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपने 3 लेवल्स पढ़ने हैं, ठीक है? और वो 3 लेवल्स क्या है? फॉर एग्जांपल ये देखो, सबसे पहले आएगा टॉप लेवल जिसमें सीईओ वगैरह होते हैं. फिर आता है मिडिल लेवल, राइट, जिसमें मैनेजर्स आ जाते हैं. अब मिडिल मैन के बाद आता है वर्कफोर्स जो सुपरवाइजरी होते हैं. तो जो बेसिकली लेवल्स है मैनेजमेंट का, वो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द इंडिविजुअल, जिनके बीच में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बन जाता है. इफ आई एम अ सुपीरियर, आई हैव एन अथॉरिटी एंड यू आर माय सबऑर्डिनेट, तो आपके पास बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंने आपको अथॉरिटी दी है उसको फुलफिल करो, राइट? सो द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो है वो इंडिविजुअल को सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन में कन्वर्ट कर देता है, एंड इट गिव्स राइज टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. और वो डिफरेंट लेवल्स कौन से? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, राइट? अगर मैं टॉप मैनेजमेंट की बात करूं तो जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल में आते हैं. फॉर एग्जांपल सीओओ, दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आपके जो है टॉप मैनेजमेंट में आते हैं. और टॉप मैनेजमेंट का बेसिकली काम क्या है, फंक्शन क्या है? जस्ट टू प्लान. बेसिकली इनका काम क्या है? बेसिक टास्क इज टू डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. मतलब जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करे हर एक लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट से, राइट? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस इन्वायरमेंट को ये लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस आगे कैसे सर्वाइव कर पाएगा और चेंजिंग इन्वायरमेंट को कैसे अडॉप्ट करेगा. तो ये बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? टू फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज कि वो अपनी अचीवमेंट को फुलफिल कर सके. और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस में, वो सोसाइटी के भले के लिए हो, सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, राइट? दीज आर द फंक्शंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. अब टॉप मैनेजमेंट के बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? इट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये लिंक है टॉप और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, एंड दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स. जो मिडिल लेवल है वो बेसिकली टॉप के नीचे आता है. दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दे आर सुपीरियर टू ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं, राइट? दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब इसमें आते हैं. तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इसमें ऑपरेशन मैनेजर भी आता है, रीजनल मैनेजर भी आता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट आता है, डिविजनल मैनेजर आता है. तो मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करा सके जो टॉप लेवल ने बनाया, उनको कंट्रोल कर सके, स्ट्रैटेजीज जो टॉप लेवल ने बनाई हुई है उसके हिसाब से लोगों से काम कराए. At the same time, they are responsible for the activities which are done by the first line managers. तो जो supervisory या workforce में third level में आते हैं, उनके activities की responsibility middle level management के हाथ में होती है, right? Moving towards the next is the functions of the middle level management. और ये functions में क्या है, उनका main काम क्या है कि जो top managers ने plan बनाया है उनको formulate कर सके, ठीक है? पॉलिसीज जो बनाई है टॉप मैनेजमेंट को, उनको इंटरप्रेट करता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, इंश्योर करता है कि उनके डिपार्टमेंट में जो नेसेसरी लोग चाहिए वो है या नहीं, ठीक है? वो ड्यूटीज असाइन करता है लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, मोटिवेट करता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो, और कोऑपरेट करता है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है वो काफी स्मूथ हो जाए, राइट? उसके बाद आता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में. सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या आता है? जो फोरमैन और सुपरवाइजर है,
ठीक है, इसमें बेसिकली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आता है जो कि हायरार्की में, जो कि ऑर्डर में सबसे नीचे होता है, राइट। इनकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स व्हिच इज मेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने प्लान किया उसके हिसाब से इनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो जो फंक्शंस हैं इनके वो ये है कि बेसिकली जो ऑपरेशनल मैनेजर है, जो लोअर लेवल है, दे एक्चुअली interact with the workforce. They pass on the instruction to the middle management of the to the workers, right? They are the one, basically they are the supervisors की workforce जो labor है वो काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। through their efforts, इन्हीं के efforts की वजह से जो output की quality है वो maintain रहती है और wastage कम से कम होती है। दे इंश्योर कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनको मेंटेन किया जा रहा है, राइट। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के साथ साथ जो क्वालिटी वर्कमैनशिप है, क्वांटिटी है आउटपुट की, बेसिकली डिपेंड करती है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं, और लॉयल्टी ऑफ द वर्कर पे भी डिपेंड करता है दैट दे आर वर्किंग नाइसली और नॉट। मैनेजमेंट को बेसिकली मैनेजमेंट की और ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में वो लोग हेल्प कर रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया। एंड जिसने ऊपर के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, काइंडली सी दैट सो दैट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। एंड सून आई एम कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो। And do not forget to subscribe my channel. If you like my video, do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. And if you are interested in online or offline classes, kindly contact us on the number given below in the video. Moreover, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram for the notes of these chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.